ओके। सो अमेंडमेंट की इस डिस्कशन में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया, हम लोगों ने देखा कि गोलकनाथ और माधवराव सिंधिया केस की बात, इस दौरान जो हमारी पार्लियामेंट है उसको इन दोनों केसेस से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। सेटबैक ये मिला कि इन दोनों केसेस ने कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है, इवन गोलकनाथ में बैंक नेशनलाइजेशन केस और माधवराव सिंधिया केस, गोलकनाथ केस, आरसी कूपर या बैंक नेशनलाइजेशन केस या माधवराव सिंधिया केस, इन तीनों केस ने यह एस्टेब्लिश किया कि आपके जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है। और इवन जो पार्लियामेंट प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर रहा है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज के थ्रू जो प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उन प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते समय भी इन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे इवन पार्लियामेंट हो, इनको प्रॉपर लॉ बना के और प्रॉपर कंपनसेशन के प्रिंसिपल बना के कंपनसेशन देना चाहिए। जबकि सरकार के पास उतना पैसा था नहीं कि वो इतना प्रॉपरली कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके। तो इन जजमेंट्स ने एक तो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को भी रेस्ट्रिक्ट किया और कंपनसेशन वाला जो पॉइंट है उसको भी लिमिटेड किया। जो कंपनसेशन वाला पॉइंट है वो भी क्लियर कर दिया कि जुडिशरी तो इंटरफेयर करेगी अगर आपने कंपनसेशन प्रॉपर नहीं दिया। तो इन चीजों को फिर से ठीक करने के लिए पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उसको थोड़ा सा लिमिट, वापस अनलिमिटेड करने के लिए हम लोगों ने देखा कि कैसे 1971 में जो हमारी पार्लियामेंट, उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट और 29th और 28 और 29, ये भी कुछ दो और अमेंडमेंट थे लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब जो आपका 24th और 25th जो अमेंडमेंट एक्ट है, दोनों जो अमेंडमेंट एक्ट है 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट, ये फिर से रीएस्टेब्लिश कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को एक्सपांड कर रहे थे और ये भी साथ में एस्टेब्लिश कर रहे थे कि कंपनसेशन वाले इश्यूज में पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इन सारे अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद हम फिर से आज ये देखेंगे कि इन अमेंडमेंट एक्ट में एक्चुअली इनका कंटेंट क्या था, दैट वी विल सी। और ये सारी चीज हम केशवानंद भारती के केस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और केशवानंद भारती जजमेंट को आज में डिस्कस करते समय एक्चुअली दो ही पॉइंट है केशवानंद भारती के, 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव में दो मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे केशवानंद भारती जजमेंट का, उसको हम देखेंगे। दैट इज अ कंपैरेटिव स्टडी जिसमें मैं बैंक नेशनलाइजेशन से लेके 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ और फिर उसके बाद पालकीवाला साहब की क्या आर्गुमेंट थे, सीरवई साहब के क्या आर्गुमेंट थे, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या ऑब्जर्वेशन, 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट, दोनों चीजें। तो सबसे पहले हम लोग पहले थोड़ा सा केशवानंद भारती केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते। इंडिया के सदर्न पार्ट यानी केरला में जो केशवानंद भारती करके एक सन्यासी थे, ही वाज द हेड ऑफ द मोनार्की, जिसको मठ बोल सकते, और उनके पास एक अच्छी खासी ठीक ठाक जमीन थी उस मठ के एरिया में। अब हुआ क्या है कि केरला गवर्नमेंट ने 1969 और 70 के आसपास दो लैंड एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, और उन दोनों एक्ट के थ्रू वो जो सरप्लस लैंड है उसको एक्वायर कर रहे थे। और इन दोनों एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही हुआ उसमें ये चीज निकल के आई कि जो केशवानंद भारती जो मठ के हेड है, इनके पास जो मठ है उसमें सरप्लस लैंड है, इनको इन दोनों एक्ट के थ्रू एक्वायर किया जा सकता। तो जब ये चीज हो रही थी तो उसी समय उन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और लैंडमार्क जूरिस्ट लॉयर नानी पालकीवाला साहब से कांटेक्ट किया। तो पालकीवाला साहब ने बोला कि ठीक है, इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं, ये जो दोनों लैंड रिफॉर्म एक्ट है
जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट है, जो भी, उन्होंने उनको कन्विंस किया, पालकीवाला साहब ने केशवानंद भारती जी को, कि ये जो बेसिकली जो गवर्नमेंट कर रही है केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू, इन दोनों एक्ट के थ्रू जो आपकी लैंड ले रही है, इसको आप चिंता मत कीजिए, मैं इस लैंड को बचा लूंगा। हम लोग एक पेटिशन डालेंगे, उस पेटिशन में हम लोग आर्ग्यू ये करेंगे कि कि जो कोई भी जो रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस ग्रुप है, जो रिलीजियस मठ है, उनके कुछ राइट्स है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको प्रोपोगेट और प्रोफेस, रिलीजन को प्रोपोगेट या प्रोफेस करने का राइट देता है। तो आप भी इस मठ में वही चीज कर रहे हो, तो अगर ये मठ की लैंड ली जाती तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आर्टिकल 25 भी पिक्चर में है, और 26 भी है, क्योंकि 26 आपको ये बोलता है कि आपको अपने रिलीजियस जो आइडियाज है उनको स्प्रेड करने के लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो, तो उसको मैनेज करने का भी आपको राइट है, उसको मेंटेन करने का भी आपको राइट है। दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो हम बोल देंगे कि इसी लैंड के थ्रू जो इसमें से प्रोडक्टिविटी वगैरह जो सारी चीजें आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी, वो आप सरकार ले लेगी, तो फिर ये मठ चलेगा कैसे? तो 26 का भी वायलेशन हो। तो पालकी वाला साहब ने बोला कि हम इसको पहले पेटिशन में डालेंगे कि 20 पेटिशन डाल देंगे, और उसमें लिखेंगे 25 और 26 का वायलेशन है। अब जब ये चीज, ये इस पॉइंट पे जब वो लोग पहुंच रहे थे, तो उसी समय मैंने आपको कल भी बताया था, एक 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, सेंट्रल इंडियन पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 71। उसी समय इस एक्ट ने क्या किया, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये दोनों जो स्टेट लेजिस्लेशन थे, इनको 9th शेड्यूल में डाल दिया। और जब किसी एक्ट को 9th शेड्यूल में आप डालते हो, तो 9th शेड्यूल में, इस 9th शेड्यूल और आर्टिकल 31 कैपिटल भी, इसके बारे में हम वामन राव केस जो नेक्स्ट आएगा उसमें थॉरोली डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि जब भी 9th शेड्यूल में कोई एक्ट डाल दिया जाता है, तो उस एक्ट को आप, वो एक्ट फिर किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट के साथ अगर वो इनकंसिस्टेंट है वो एक्ट, तो भी वो इम्यूनाइज हो जाएगा फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी जुडिशरी उसको अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकती ऑन दैट ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्ट बच गए। अब आर्टिकल 25 और 26 में अगर इनको चैलेंज करने वाले थे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने इनको 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो इम्यूनिटी मिल गई। पालकी वाला साहब ने अब क्या, उन्होंने बोला अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि एक काम करेंगे, ये जो एक्ट है, ये जो इम्यूनाइज हुआ है ना, ये एक बॉक्स में चला गया। तो ये जिस बॉक्स में, इसका मतलब है कि इस एक्ट को अगर हमें चैलेंज करना है, तो सबसे पहले जिस बॉक्स में है, यानी जिस 9th शेड्यूल में है, या जिस प्रोसेस के थ्रू ये दोनों एक्ट 9th शेड्यूल में डाले गए, उस अमेंडमेंट एक्ट को अगर चैलेंज किया जाए, और वो अमेंडमेंट एक्ट ही अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, तो बाकी सारा काम इजी हो जाएगा। यानी आपने 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके थ्रू इन दोनों एक्ट को डाला है 9th शेड्यूल में। तो अगर 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही अपने आप में इनवैलिड हो जाए, तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर ये खुला हो जाएगा, इसको जो इम्यूनिटी मिल रही है वो नहीं मिलेगी, फिर बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर हम इसको 25 और 26 के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी नहीं। तो हम 29th को भी चैलेंज करेंगे। लेकिन 29th को अगर आपको 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करना है, तो 29th के थ्रू एक्चुअली अगर आप देखें, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट क्या कर रही है? पार्लियामेंट दो एक्ट्स को डाल रही है 9th शेड्यूल में, और ये बता रही है कि अगर कोई भी एक्ट, चाहे वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे, या उसको रिड्यूस कर दे, या उसका इफेक्ट रिड्यूस कर दे, तो भी वो एक्ट इम्यून रहता है। इसका मतलब अगर आप देखें, तो 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोसेस के थ्रू हमारी जो पार्लियामेंट है, वो ये एस्टेब्लिश करना चाहती है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी एक्ट को किसी भी लेवल में इम्यूनाइज कर सकते हैं, और इम्यूनाइज उस लेवल पे कर सकते हैं कि आप चाहे उस एक्ट के थ्रू किसी फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करके आए हो नेगेटिवली, तो भी उसको हम इम्यूनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो कि वी कैन डू एनीथिंग, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, यानी आप ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो चीज है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, ये आपने कहां पे सेट करके रखा है? ये आपने अमेंड
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाल रखा है, क्योंकि 24th कल ही हमने देखा था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्लियरली बोल रहा है, उसमें उन्होंने वो ऐड किया, आर्टिकल 368 को रीफ्रेम किया था और उसमें ये लिखा था कि पार्लियामेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कैन अमेंड एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपने साथ में ही जो आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें तो ये भी बोल दिया था कि सोशल पर्पस के लिए, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज उनको इन्फोर्स करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट को भी साइडलाइन करना है तो वो भी हम करेंगे। यानी 24th और 25th आपको एक तो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे रहा है और वो पावर उस लेवल तक अनलिमिटेड है कि यू कैन साइडलाइन द फंडामेंटल राइट्स। तो एक्चुअली 29th में जो आप कर रहे हो उसका बेस कहां पे है, 24th और 25th। यहां तक क्लियर है आपको ये पॉइंट? अब देखिए, तो इसका मतलब है पालकीवाला साहब ने बोला कि 29th भी नहीं, हम चैलेंज करेंगे 24th और 25th। बेस क्या है 24th एंड 25th। अगर 24th 25th चैलेंज हो गया तो फिर 29th की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। तो फाइनली ये तय हुआ कि अब वी विल चैलेंज द 24th एंड 25th, और इन अदर वर्ड्स वी वांट टू एस्टेब्लिश दैट पॉइंट कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है दैट इज नॉट एन अनलिमिटेड, ये हमें एस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब पेटिशन डाली तो पहले 5 जजेस बेंच के सामने ये आया कि 5 जजेस बेंच बैठी, पहले उन्होंने ये देखा कि इस मैटर में पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मैटर है और इसमें एक तरीके से वही चीज डिसाइड करनी है जो हमने गोलकनाथ में डिसाइड की। गोलकनाथ में ऑलरेडी 11 जजेस बेंच बैठी थी, लगभग वही क्वेश्चन है अमेंडिंग पावर से रिलेटेड। तो इस बार हमें क्या करना होगा, एक तरीके से कहें तो गोलकनाथ को चैलेंज किया गया एक तरीके से। तो एक काम करेंगे हम लोग गोलकनाथ से ज्यादा जजेस बिठाने पड़ेंगे ताकि हमें रियलिटी सामने। अगर आप सेम 11 वाला अगर जजेस बिठाते हैं तो मतलब भी नहीं ना। तो इसलिए केशवानंद भारती में मैक्सिमम जजेस बेंच उस समय जो थी 13 जजेस बेंच में, सारे जजेस जितने भी थे, उस समय तक 13 ही थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे उसमें इन्वॉल्व थे। 4-5 महीने वही काम चला। एक्चुअल हियरिंग 60 डेज चली, बाकी एक्सटेंडेड करके 5-6 महीने, 5-6 महीने सुप्रीम कोर्ट में वही चल रहा था, केशवानंद भारती केशवानंद भारती केशवानंद भारती। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट लेते, सबसे पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले मैं वापस थोड़ा सा, अब मैं एक कंपेरेटिव स्टडी कर रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं गोलकनाथ। गोलक, अब आप में से जो एब्सेंट थे पिछली क्लासेस में उनके लिए भी ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनिए। गोलकनाथ केस में कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो आर्टिकल 368 में कहीं लिखी हुई नहीं है। उस समय तक आर्टिकल 368 का मतलब मैं सिर्फ प्रोसीजर लिखा हुआ था, पावर कहीं लिखी नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब क्या है कि हमको लोकेट करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर कहां है। तो गोलकनाथ में जब उन्होंने लोकेट करने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि पार्लियामेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ एक्सप्रेसली। और जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जब पार्लियामेंट की कोई भी पावर कहीं लिखी हुई नहीं है, आप तो आपको लोकेट करनी है, तो आप उसको रेसिड्यूरी पावर बोलते। और वो आपने पावर कहां लोकेट की, आर्टिकल 248 में। तो आपने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इसके लिए प्रोसीजर तो 368 में है, लेकिन जो पावर है वो आर्टिकल 248 में। तो जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें 2 आर्टिकल्स यूज होते हैं, 248 एंड 368। ये हमारे गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस समय। और 248 की लैंग्वेज में क्लियरली लिखा हुआ है, 248 बोलता है कि मेरे अंदर मेरे पास जो पावर है उसको मैं रेसिड्यूरी पावर बोलता हूं। उसके थ्रू आप जो चीजें आपको लगती है जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई वो आप मेरे थ्रू पार्लियामेंट कर सकता है, बट आई एम ऑल्सो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 248 भी बोलता है आई एम ऑल्सो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लैंग्वेज में भी लिखा है। तो अदर प्रोविजन का मतलब ये है कि मेरे थ्रू भी जब कोई चीज बनेगी तो आपको दूसरे प्रोविजंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं करना है। तो दूसरे प्रोविजंस मतलब फंडामेंटल राइट्स वाले प्रोविजंस भी हो सकते हैं, आर्टिकल 13 भी हो सकता है।
तो 13 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है हमारा? वो ये बोलता है कि अगर आप कोई ऐसा लॉ बनाते हो, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 248 में भी जो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो 248 के थ्रू, 368 प्लस 248, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 13। और अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, तो उसको अल्ट्रा वायरस किया जा सकता। उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ या ऑर्डिनरी लॉ में कोई डिफरेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू द गोलकनाथ केस। इसका मतलब क्लियर हो गया गोलकनाथ में कि 13 और 368 में कोई रिलेशनशिप नहीं है। 368 का एग्जिस्टेंस 248 पे डिपेंड करता है एक्चुअली, और 248 इज सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 13। सीधा सीधा बोल दिया। यानी कुल मिला के उन्होंने ये बोल दिया गोलकनाथ में कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है, वो अमेंडिंग पावर लिमिटेड है, दे कैनॉट अमेंड द फंडामेंटल। ये हमारा गोलकनाथ का जजमेंट था। यानी आपकी जो पावर है वो लिमिटेड है, और यू कैनॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। स्पेसिफिक बोला था उन्होंने। गोलकनाथ में बेसिक फीचर की भी बात की गई थी, और उसमें उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक फीचर्स, सो यू कैनॉट अमेंड द basic feature, that is a fundamental right. It does mean कि गोलकनाथ has established that amending power of the parliament is a limited। ठीक है। अब ये जो गोलकनाथ का जो जजमेंट था, इसको नलिफाइड करना जरूरी था, क्योंकि ये पार्लियामेंट की पावर को लिमिटेड कर रहा था। इसीलिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 स्पेसिफिकली आया है गोलकनाथ को ओवररूल करने के लिए। और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या बोलता है? उसमें दो चीजें। सबसे पहले 368 क्लॉज 1 जो है वो ऐड किया गया। उसमें लिखा गया कि पार्लियामेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो गोलकनाथ ने बोला था ना कि पार्लियामेंट लिमिटेड है अमेंडिंग पावर, उसको ओवररूल करने के लिए 368 क्लॉज 1 आ गया। और वो क्या बोलता है? पहले सिर्फ 368 में, 24th अमेंडमेंट एक्ट से पहले 368 में सिर्फ प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे अमेंड करना है 2/3 मेजोरिटी से। पावर की बात कहीं नहीं की थी। गोलकनाथ ने ये बोल दिया कि पावर अनलिमिटेड है, तो उसको पावर लिमिटेड है, तो उसको ठीक करने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 368 क्लॉज 1 ऐड किया गया, और उसमें लिखा गया पार्लियामेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कैन अमेंड एनीथिंग। इसी 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया गया, और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया, जिसका मैंडेट ये है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 368 एंड 13। यानी 368 है, वो 13 से उसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। यानी अब इसका मतलब क्या है? 24th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को एक पावर दे रहा है, एक्सप्रेस पावर दे रहा है अमेंड करने की, और वो ये भी बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने की पावर है, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, एंड इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पावर which was which was told by the गोलकनाथ बोला था ऑर्डिनरी पावर है, इट इज सब्जेक्ट टू द 13। तो वो बोला कि नहीं, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द 13, इसीलिए 13 एंड 368 को अलग कर दिया गया। ये 24th अमेंडमेंट है। अब इसको चैलेंज किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया, नानी पालकी वाला साहब इसको चैलेंज कर रहे हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको चैलेंज करते समय नानी पालकी वाला साहब ये बोलते हैं, सबसे पहली बात उन्होंने जो आर्गुमेंट रखा, उन्होंने ये बोला कि सर देखिए, जो पार्लियामेंट है, इट इज ए क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज ए क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम बेसिक फीचर्स, एंड देयर नेचर इज अ परमानेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स है, और उन बेसिक फीचर्स की जो नेचर है वो परमानेंट है। वो बेसिक फीचर परमानेंट। और ये जो पार्लियामेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएचर है, वो इन परमानेंट फीचर्स को एब्रोगेट नहीं कर सकता। और इन परमानेंट फीचर्स या बेसिक फीचर्स जिसकी नेचर परमानेंट है,
इन बेसिक फीचर्स में से कुछ बेसिक फीचर उन्होंने स्पेसिफाइड, उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स, विच ऑल्सो इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज अ बेसिक फीचर। और उन्होंने बोला कि आप 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट को जब अनलिमिटेड पावर दे रहे हो, तो इस अनलिमिटेड पावर का यूज करके वो तो इन प्रॉपर्टी जो राइट्स है उनको भी एब्रोगेट कर रहा है। जैसे कि मेरे केस में किया, उन्होंने बोला केशवनाथ भारती में मेरा राइट टू प्रॉपर्टी था, आपने मेरी प्रॉपर्टी ले ली केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू। क्यों ली? क्योंकि आपके पास अमेंडिंग पावर इतनी ज्यादा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने बोला नो, पालकीवाला साहब ने, की बेसिक फीचर हो, उन बेसिक फीचर को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते। दैट वाज हिज मेजर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट के दौरान उन्होंने ये भी बोला कि द अथॉरिटी बिहाइंड माय आर्ग्यूमेंट, उन्होंने बोला कि मेरे जो सामने जो वकील है वो एक बार अपना आर्ग्यूमेंट रख दे, तो उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ माय आर्ग्यूमेंट। अच्छा, उन्होंने फिर बाद में बताया भी, उन्होंने बोला कि मेरी अथॉरिटी जो है आर्ग्यूमेंट की, ये बेस जो है उसका आता है द कमेंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय एच एम सीरवे। तो एच एम सीरवे साहब जो सामने एक वकील है, ठीक है, उन्हीं के आर्गुमेंट लेके उन्होंने अपने आर्गुमेंट रखे। तो बाद में ऐसा पता था कि सीरवे साहब और पालकीवाला साहब 5-6 महीने बोले भी नहीं, पाल सीरवे साहब नाराज हो गए कि ऐसे थोड़ी चलता है। लेकिन ठीक है, वो अलग चीज। सो ये मेजर आर्गुमेंट था 24th अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट इनका, सरकार, पालकीवाला साहब। उसके बाद सीरवे साहब जो बात है, सीरवे साहब ने बोला कि देखो, आप 24th अमेंडमेंट एक्ट की लिटरल जो मीनिंग है वो देखो, इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं। उन्होंने बोला क्या लिखा हुआ है 24th अमेंडमेंट एक्ट का के थ्रू 368 क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल लिटरल मीनिंग क्या है? अमेंड एनीथिंग, तो एनीथिंग, सो इट कैन अमेंड एनीथिंग। अच्छा, इसमें एक बड़ा स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेंज और आर्ग्यूमेंट जो पालकी वाला सीरवई साहब ने रखा, उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस, दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन पुट फॉरवर्ड बाय सीरवे साहब। उन्होंने बोला कि देखो, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इट इज अ डिफरेंट, फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली सोशल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सोशल राइट्स होते हैं। यू कैनॉट अमेंड, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है सीरवे साहब ने कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फीचर्स भी होते हैं, उन्होंने बोला हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर होता है, दैट उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, बट दे आर नॉट इन परमानेंट नेचर। पालकी वाला साहब बोले थे कि बेसिक फीचर है, उनकी परमानेंसी होती है एक तरीके से। बट सिरवी साहब बोलते हैं कि यस, बेसिक फीचर इज देयर, बट दे आर नॉट इन परमानेंट नेचर। उन्होंने बोला कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिपेंड करता है सोसाइटी पे, सोसाइटी चेंज होती है, वैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ चीजें परमानेंट हो? इफ सोसाइटी इज चेंजेबल and accordingly the constitution is changeable, then how can you say that there are something in the constitution which are permanent? और फंडामेंटल राइट के बारे में उन्होंने बोला कि अगेन इट इज अ सोशल राइट विच डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी। उन्होंने बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले फंडामेंटल राइट तो नहीं थे। हालांकि दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हाईली इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटर। ठीक है, वो यही बात है कि कुल मिला के अपने केस को डिफेंड करने वाली बात थी। ठीक है, इसलिए थोड़ा इधर उधर जा रहे थे, बट अदरवाइज सो उनका पॉइंट ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सोशल राइट्स, और उनके अकॉर्डिंग 1950 से पहले ये फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक आपके पास एक सिविलाइज डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं थी, इसीलिए आपको फंडामेंटल राइट नहीं दी थी। जब 1950 के बाद आपके पास डेमोक्रेटाइज सिविल सोसाइटी आ चुकी है, तब आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो। तो अगेन, फंडामेंटल राइट, इट्स डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट, एंड व्हाट इज दैट कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक सिविलाइज सोसाइटी। जो सिविलाइज सोसाइटी समय के साथ अगर चेंज होगी, तो उसके साथ फंडामेंटल राइट भी चेंज होंगे और करने पड़ेंगे, इसीलिए हम अमेंड कर रहे हैं। दैट इज हिज आर्गुमेंट। यहां तक आपको क्लियर है गोलकनाथ?
एंड देन 24th अमेंडमेंट एक्ट, पालकीवाला एंड सील। अब इसके बाद बारी आती है हमारे कोर्ट की। कोर्ट ने सब बात सुनी। कोर्ट देखिए, केशवानंद भारती के बारे में एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, इट इज द बेस्ट हॉलमार्क एग्जांपल ऑफ द जुडिशियल क्रिएटिविटी। इसको जुडिशियल क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोला। देखो, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेंशन। कई लोग बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंद भारती की देन है, या दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ केशवानंद भारती, दैट इज अ इन्वेंशन ऑफ केशवानंद भारती। नो, it is a creativity of Keswanand Bharati. The doctrine of basic feature was already there. अगर आप देखें, गोलकनाथ में भी जस्टिस सुब्बा राव ने इस चीज को मेंशन किया था, बेसिक फीचर के पॉइंट्स को। पालकीवाला साहब भी बोल रहे हैं कि बेसिक फीचर है एंड दैट आर परमानेंट। सीरवई साहब भी बोल रहे हैं कि बेसिक फीचर है, बट उन्होंने ये जरूर बोला कि दैट आर नॉट परमानेंट, बट उन्होंने भी एक्सेप्ट किया बेसिक फीचर। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फीचर वाज ऑलरेडी देयर इन अ लीगल हिस्ट्री। इवन अगर आप देखेंगे, जो सज्जन सिंह वाला जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें माइनॉरिटी जजमेंट जो दिया था जस्टिस मुदलकर और आई थिंक फजल अली, ये दो थे, उन्होंने भी उस समय बेसिक फीचर की बात की। सो बेसिक फीचर या बेसिक डॉक्ट्राइन का जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय से चला रहा था, बट इसको क्रिएटिव आर्टिस्टिक फॉर्म में केशवानंद भारती में रखा गया। तो केशवानंद भारती में क्या किया गया, आप देखिए। अब केशवानंद, अब ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एक जनरल प्रिजम्पशन आता है कि भाई कि जो पालकीवाला साहब ने आर्गुमेंट किया वो ठीक लग रहा है, 24th अमेंडमेंट एक्ट को इस बेस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहिए, क्योंकि ये अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे रहा है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इसके इस पॉइंट पे कि देखिए, सबसे पहली बात है, उन्होंने ये बोला कि हम लोग थोड़ा सा गोलकनाथ वाले पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला कि गोलकनाथ में जब ये बोला है कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है दैट इज नॉट इन आर्टिकल 368 एंड इट हैज टू बी लोकेटेड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती ने बोला, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जो है, ये एक ऐसी पावर है जिसको अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस पावर के थ्रू पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो पावर और कुछ नहीं, अमेंडिंग पावर जैसे ही। अमेंडमेंट में भी आप करते क्या हो? चीजों को तोड़ते हो, मरोड़ते हो, नहीं करते हो, ऑल्टर करते हो, कुछ नई चीजें लेके आते हो। इवन 368 क्लॉज 1 में भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑल्टरेशन, एडिशन, रिपील, मॉडिफिकेशन, सब चीजें उसमें लिखी हुई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी यही सारा काम किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पावर का इंपॉर्टेंस समझता था। तो इस पावर को एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर 368 में एक्सप्रेसली नहीं लिखता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये भी नहीं कहता है कि दिस पावर इज एन रेसिड्यूरी पावर। अगर उसको 368 में नहीं लिखा तो इसका मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन इन द गोलकनाथ दैट इट हैज टू बी लोकेटेड इन द रेसिड्यूरी पावर। नहीं, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस केशवानंद भारती, this power is already there in article 368। जो आर्टिकल 368 का जो क्लॉज 1, जिसको अभी हमने एक्सप्रेसली ऐड कर दिया, जो पहले सिर्फ प्रोसीजर था, उसमें उन्होंने बोला कि दैट वाज ऑलरेडी देयर, वो पावर ऑलरेडी वहां पे है। तो इस तरीके से उन्होंने गोलकनाथ के उस पॉइंट को ओवररूल कर दिया, जिसमें ये बोला जा रहा था कि अमेंडिंग पावर इज लोकेटेड इन द आर्टिकल 248 इन रेसिडुअरी पावर, ये उन्होंने कर दिया। और उसके साथ एक चीज ये, यानी पहली चीज ये 368 क्लॉज 1 जो है, उसको एक तरीके से कोर्ट ने, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट का ये जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है 368 क्लॉज 1, इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में ठीक ठहराया। उन्होंने बोला बिल्कुल ये पावर 368 में ही है, लिखी हुई नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको रीराइट करके यहाँ लिखा गया। और आप जो बोल रहे हो ना कि अमेंडिंग पावर 248 में लोकेट, नहीं, वहां पे नहीं है, यहीं पे है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
केशवानंद भारती में 368 क्लॉज 1 को सही ठहराने के पीछे का जो लॉजिक दिया गया वो ये दिया गया कि दैट इज द सेम पावर व्हिच वाज यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतने इंपॉर्टेंट पावर या फीचर्स को रेसिडुअरी पावर में नहीं रख सकते। जनरली रेसिडुअरी पावर का जो फिलोसफी क्या है, अगर आप रेसिडुअरी पावर आर्टिकल 248 की फिलोसफी देखोगे वो ये है कि ऐसी चीज जिसको हमें पता नहीं, जिसको हम आज तक यूज नहीं कर पाए, ऐसी पावर जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में जिसको हम यूज नहीं कर पाए इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हो सकता है फ्यूचर में हमें पता चले कि यार ये भी पार्लियामेंट की पावर होनी चाहिए, उसको हम 248 में यूज करते हैं। इन क्राइटेरियाज को अगर आप पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे फिट करेंगे तो नहीं बैठते। अमेंडिंग पावर एक ऐसी पावर थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी उसको यूज किया था और वो एक जरूरी पार्ट था। ऐसा तो था नहीं था कि ये तो एकदम कोई नई चीज थी जो 71 में डेवलप हुई। नो, इट वाज ऑलरेडी इन द प्रैक्टिस। इसलिए कोर्ट ने बोला रेसिडुअरी पावर नहीं, इट इज ए इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन इंपॉर्टेंट पावर व्हिच इज ऑलरेडी इन द 368। और 24th अमेंडमेंट एक्ट के फर्स्ट पार्ट ने जब इसको एक्सप्रेसली वहां पे जब डाला है तो इसमें कुछ गलत, दैट इज जस्ट एन एक्सप्रेस फॉर्मुलेशन ऑफ 368(1), नथिंग एल्स, और कुछ इसमें गलत नहीं। यानी गोलकनाथ को ओवर रूल किया। जब गोलकनाथ बोला था ना कि कहीं और है, नहीं कहीं और नहीं, 368 नहीं, ठीक है। पहली चीज इस पॉइंट पे उन्होंने गोलकनाथ को, अच्छा उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगेन एक चीज और ऑब्जर्वेशन की उन्होंने कहा, जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार आपको दो वर्ड्स दिखाई देते। आपको बहुत जगह ये दिखाएगा दी कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत जगह ये दिखाई देगा दी लॉ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करो, मतलब अलग अलग प्रोविजंस पढ़ो, कुछ पढ़ो, तो उन्होंने दी लॉ वर्ड, ऐसा नहीं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह दी लॉ वर्ड यूज किया, नो, उन्होंने बहुत जगह दी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया है और बहुत जगह दी लॉ वर्ड यूज किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी पावर के थ्रू जो लॉ बनता है, जो दी लॉ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अलग करने की कोशिश की जा रही है। दोनों को डिमार्केट करने की कोशिश की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो लॉ बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के थ्रू जो लॉ बन रहा है, विच ऑल्सो इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो डिफरेंट है दी लॉ से, जो पार्लियामेंट ऑर्डिनरी पावर के थ्रू। जैसे आप आर्टिकल 2 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हो, पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी वो ऑर्डिनरी लॉ है, सिंपल मेजोरिटी से बन रहा है। लेकिन जो कॉन्स्ट, इसीलिए मैंने पिछले उसमें बताया ना, इवन 368 में लॉ वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ। पूरा 368 देखिए, लॉ वर्ड कहीं नहीं। आप लोग पढ़िए, अगर आप कहें तो मैं फिर से आप लोगों के लिए, जो अगर 368 को आप वही आप पढ़ोगे तो 368 में कहीं भी वर्ड लॉ यूज नहीं किया गया 368 में। तो 368 में लॉ वर्ड नहीं यूज करने के पीछे का रीजन यही है, मैं पढ़ लेता हूं। Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. Clause 2 देखिए, an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house, so procedure बताया गया, the constitution shall stand amended इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बिल। बिल ज्यादा से ज्यादा एक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी वर्ड, इवन एक्ट वर्ड भी नहीं यूज, लॉ भी छोड़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना चाहता है कि जो लॉ है, ये केशवानंद भारती का ऑब्जर्वेशन, यानी हम अच्छा, ये वही ऑब्जर्वेशन है जो गोलकनाथ में माइनॉरिटीज ने रखा था। माइनॉरिटी ने भी यही रखा था कि 368 में लॉ वर्ड कहीं नहीं, आर्टिकल 368 में लॉ वर्ड कहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विच मेड अंडर आर्टिकल 368 इज ओनली मेड अंडर आर्टिकल 368, ये 248 की मदद से नहीं बन रहा है। और इसमें जो लॉ बन रहे हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, यूनिक, एंड दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल 13। यानी 13 और 368 का कोई रिलेशनशिप। यानी इसका मतलब जो 24th अमेंडमेंट एक्ट में दो बातें कही गई है। पहली बात कौन सी कि 368 क्लॉज 1
को रीअफर्म किया गया, रीराइट किया गया, जिसमें पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर बताई गई है, दैट इज अनलिमिटेड, वो भी ठीक है। और सेकंड चीज कि 13 और 368 का कोई रिलेशनशिप नहीं है, 24th अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया था, तो वो भी उन्होंने बोला ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसका मतलब अगर आप देखें तो केशवानंद भारती ने 24th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड किया है, और दे हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट यस 24th अमेंडमेंट एक्ट इज अ राइट, and yes the parliament has an unlimited amending। अब आप बोलेंगे सर फिर इसमें नया क्या किया जाए, हमने तो केशवानंद भारती के बारे में खूब सुना है कि उन्होंने तो बहुत नई नई चीजें बताई थी। यस, उन्होंने क्या किया, दे हैव, अब वो जुडिशियल क्रिएटिविटी पे हम लोग आते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारी जो पार्लियामेंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक पॉइंट और रखा। उन्होंने बोला कि यस अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन दैट यस 24th अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड, हम लोग सीरवे साहब की बात से भी सहमत है कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर है, अमेंडिंग पावर है, और उसको कुछ कुछ भी चीज अमेंड कर सकता है, इस भी चीज, इसको भी हम एक बार के लिए एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला वी ऑल्सो एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पुट फॉरवर्ड बाय पालकीवाला दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बेसिक फीचर एंड देयर नेचर इज परमानेंट। उन्होंने बोला कि यस बेसिक फीचर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर बोला गया, और उन्होंने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कुछ पार्ट ऐसा है which is a permanent, which is a basic, which should not be amended, especially in a negative terms। बेसिक फीचर को बिल्कुल ही अमेंड नहीं किया जा सकता और नेगेटिव टर्म्स में। जैसे एक रिलीजन में कुछ चीजें कोर होती है और उसकी प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती है, वैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोर होता है, उसकी प्रैक्टिसेस चेंज हो सकती है, उसमें अमेंडमेंट आप किस भी लेवल पे करो, लेकिन कोर में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। सो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ चीजें उन्होंने बताया भी, कौन कौन से, इस केस में भी उन्होंने बोला जैसे सेकुलरिज्म है, फेडरल फीचर्स है, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है, सॉरी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ बेसिक फीचर है। और बेसिक फीचर, इस बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग you can amend anything in this constitution but not the basic feature of this constitution। आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम एक क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं आपकी इस चीज पे। एक तरीके से 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 368 क्लॉज 1 ऐड किया गया और 368 में क्लॉज 3 ऐड किया गया और 13 में क्लॉज 4 ऐड किया, उन पे क्वालिफिकेशन डाल दी गई। दैट क्वालिफिकेशन इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो बट बेसिक फीचर्स अमेंड नहीं कर सकते। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बेसिक फीचर, कोर्ट ने एक चीज और बोल दी कि ये बेसिक फीचर दैट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ, कि बेसिक फीचर क्या है। जैसे जैसे केस आएंगे वैसे वैसे हम लोग बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा पार्ट है जो बेसिक फीचर का पार्ट है। दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट को ख्याल रखना अपने कॉन्शियसनेस से, उसको खुद को लॉ बनाते समय देखना, सोचना चाहिए कि ये बेसिक फीचर हो सकता है, इसके अगेंस्ट हम लॉ ना बनाए। लेकिन अगर वो नहीं सोच पाते तो कोई दिक्कत नहीं, जुडिशरी आपको बताएगी, जैसे ही केस सामने आएगा उस समय बताएगी कि ये बेसिक फीचर, ये बेसिक फीचर। तो एक तरीके से जुडिशरी ने सबको बैलेंस किया, देयर इज जुडिशियल क्रिएटिविटी। उन्होंने पार्लियामेंट के सामने ये पॉइंट रख दिया कि ठीक है, आपके पास अमेंडिंग पावर है, अनलिमिटेड है, उसका आप आनंद उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक साथ में डॉक्ट्राइन ऐड कर रहे हैं, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। हम पालकीवाला साहब की बात मानते हैं, बेसिक फीचर जो परमानेंट है, और ये बेसिक फीचर्स डिपेंड करता है हर केस टू केस के अकॉर्डिंग, हम लोग बताएंगे, जैसे केस आएगा वैसा हम लोग बताएंगे और कोर्ट डिसाइड करेगी। इवन यही बात, बेसिक फीचर वाली बात अगर हम देखें ना, तो गोलकनाथ में भी बोली गई, लेकिन गोलकनाथ में बेसिक फीचर वाला पॉइंट इज वेरी मच लिमिटेड टू द फंडामेंटल राइट। उनके अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल राइट ही बेसिक फीचर है जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता, ये गोलकनाथ में। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक फीचर सिर्फ ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट ही बेसिक फीचर है, दीज बेसिक फीचर आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फैले हुए हैं ये बेसिक फीचर्स, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फैले हुए हैं।
तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी हो सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा केस टू केस, और उसके अकॉर्डिंग लोग बताएंगे कि ये बेसिक फीचर है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग लॉ बनाइए, इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्वालिफिकेशन डाल दी। सो 24th अमेंडमेंट एक्ट जिसको चैलेंज किया गया, इसको एज ए होल सुप्रीम कोर्ट ने बोला केशवानंद भारती में कि यस इट इज अ वैलिड, इट इज, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और साथ में पार्लियामेंट ये भी बता रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि एक चीज साथ में हम क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं, क्वालिफिकेशन ये है कि parliament can amend anything, but they cannot amend the basic feature of this constitution, and these basic features will be recognized by in the different cases by the judiciary itself. Judiciary बताएगी आपको क्या क्या। ठीक है, अब जो 24th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड किया गया, लेकिन इसके साथ क्वालिफिकेशन डालने के बाद एक तरफ हमारी जो पार्लियामेंट, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट, अभी मैं 25th पे भी आऊंगा, लेकिन पहले इसको देख। तो पार्लियामेंट इस पॉइंट पे बड़ी एकदम इसको बोलते हैं ढाके मार के हंस रही थी। उनको लगा कि यार 24 को वैलिड तो कर ही दिया, यानी हमारी अमेंडिंग पावर है, हम किसी भी चीज को अमेंड कर सकते, उसको वैलिड कर दिया। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एक क्वालिफिकेशन डाली है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे अब तक करते आ रहे हैं, वैसे जैसे हम लोगों ने जुडिशरी के जो जजमेंट्स हैं उनको नलिफाइड किया अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वैसे ही हम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसको भी नलिफाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, इसका एक अटेम्प्ट भी किया था उन्होंने, हम आगे फर्दर भी देखेंगे, पर अभी के लिए आपको थोड़ा बता दूं। इन्होंने बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 डाल दिया था। क्लॉज 4 और क्लॉज 5 सीधा सीधा बोलता है कि जुडिशरी कैनॉट इंटरफेयर, मतलब देयर इज नो सच एनी लिमिटेशंस ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और साथ में ये बोला कि जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती अमेंडिंग पावर को डिसाइड करने में या अमेंडमेंट्स में, ये उन्होंने डाल दिया था। ये दोनों चीज इसलिए डाली ताकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इस पॉइंट को नलिफाइड किया जा सके। लेकिन जब जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाई, तब वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक तो ना एक स्माइल वो वाले। उन्होंने बोला कि अब हमने एक ऐसा पैतरा खेला जिसको पार्लियामेंट समझ ही नहीं पाई। कैसे, क्योंकि बाद में क्या हुआ, जब क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को बनाया गया, इनको भी चैलेंज किया गया मिनरवा मिल्स में, हम लोग देखें तो पार्लियामेंट ने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने तो इन यू कैनॉट इंटरफेयर इन और अमेंडिंग पावर, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 बोल रहा है कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकती जुडिशरी, और पार्लियामेंट, और साथ में हमने ये भी लिख दिया कि देयर इज नो सच क्वालिफिकेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपका क्लॉज 4 और क्लॉज 5 अच्छा है, बट एक बार आने दीजिए, मैं जस्ट ऐसे चेक कर रहा हूँ। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, पार्लियामेंट बोला कि आप जो पुराने जो जजमेंट्स है उनका तो सम्मान करते हो, बोला सर बिल्कुल सम्मान करते हो, तो हमें एक बार जस्ट केशवानंद भारती को देखने दीजिए। केशवानंद भारती बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा इश्यू आपके सामने आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी वैलिडिटी चैलेंज की जा रही हो जिसमें, तो आप सबसे पहला टेस्ट ये लगाइए कि बेसिक फीचर को तो वो वैलिड, वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक मिनट, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 से पहले हम लोग जरा चर्चा कर लें कि क्या क्या बेसिक फीचर्स है। तो उन्होंने एक बेसिक फीचर बताया, वन बेसिक फीचर इज दैट judicial review, the power of the judicial review of the judiciary is a basic feature, and parliament's the parliament has a limited amending power, that is also basic feature। ये भी दोनों बेसिक फीचर है। अच्छा, अब ठीक है, ये बेसिक फीचर हमें पता चल गया, अब क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को लेके आइए। अरे तो क्लॉज 4 क्लॉज 5 इज अगेंस्ट द बेसिक फीचर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तब जाके मिनरवा मिल्स में जाके पार्लियामेंट को समझ में आया कि इन्होंने एक ऐसी चीज कर दी, हम लाख कोशिशें कर ले, अब कुछ नहीं हो जाएगा। अब तो आप ये भी लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन में कि बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन विल नॉट अप्लाई, तो भी कोर्ट क्या बोलेगी कि द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज आल्सो बेसिक फीचर, बोल सकती है। सो आप कई लोग जब केशवानंद भारती को पढ़ते हैं, उसमें बोला गया 24th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड कर दिया, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोल दिया कि सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल अब सब कुछ अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड। तो केशवानंद भारती ने नया क्या किया, तो केशवानंद भारती ने ये नया किया, दैट इज ए जुडिशियल क्रिएट, पूरी तरीके से उनको वहां पे
होल्ड करके। अब पार्लियामेंट लिटरली देखा जाए तो पार्लियामेंट अब जो अमेंडिंग पावर थी वो अपने आप में अनलिमिटेड हो चुकी है, सॉरी लिमिटेड हो चुकी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। ठीक है, तो ये 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 25 पे, मैं आज थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं, बट आप थोड़ा सा इसको बेयर कीजिएगा। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे मैं बात करता हूं। अब 25th की अगर हम बात करें, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं अगेन कि हम लोगों ने दो केसेस देखे। एक तो आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था वज्रा वेलू केस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वज्रा वेलू वर्सेस डिप्टी कलेक्टर। और एक हमने आरसी कूपर वाला केस देखा था, इसको हम बैंक नेशनलाइजेशन केस भी बोलते हैं। इन दोनों केसेस में हम लोगों ने ये देखा कि जो आर्टिकल 31 क्लॉज 2 है, जो ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है या जो भी स्टेट लेजिस्लेचर भी, जो भी लेजिस्लेचर है, वो एक लॉ बना के प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकता है। लॉ बना के कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकता है, और कंपल्सरी एक्विजिशन के दौरान उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कंपनसेशन कितना दिया है, या वो कंपनसेशन के प्रिंसिपल भी मेंशन करे उस लॉ में, और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन दे। कंपनसेशन की जो एडिक्वेसी है, दैट विल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये 31 क्लॉज 2 था। ठीक है, कंपनसेशन एडिक्वेट है या नहीं है, ये किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बट कंपनसेशन सही प्रिंसिपल पे है या नहीं है, दैट कैन बी चैलेंज। ठीक है, सो बेसिकली बैंक नेशनलाइजेशन केस और वज्रा वेलू जो केस है, इसमें यही पॉइंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रखा। उन्होंने बोला कि ठीक है, 31 क्लॉज 2 बोलता है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब आप एक्वायर करते हो तो उसके बदले में कंपनसेशन देना चाहिए, और कंपनसेशन एडिक्वेट है या नहीं है, इस पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, कोर्ट इसको नहीं देख सकती। लेकिन इन दोनों केसेस में बोला गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन अगर गलत है तो हम उस लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं, स्कोप बचा हुआ है। तो ये जो बैंक नेशनलाइजेशन और वज्रा वैल्यू का जो जजमेंट था, इसको नलिफाइड करने के लिए एक तरीके से कि आपको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन ठीक नहीं है, तो एग्जैक्ट वही कंपनसेशन देना पड़ेगा जो मार्केट वैल्यू पे। तो ये बार बार ये जो वर्ड कंपनसेशन जो था ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो कंपनसेशन वर्ड जब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और ये आप बैंक नेशनलाइजेशन केस के थ्रू एक्चुअली क्या कर रहे हो आप, 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी जो ये बोलता है कि जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो वो अटेम्प्ट कर रहे हो आप बैंक नेशनलाइजेशन के थ्रू। लेकिन आरसी कूपर केस में इसको भी उन्होंने गलत कर दिया। तो अब पार्लियामेंट के सामने दो पॉइंट था, एक तो ये कंपनसेशन वाला दिक्कत कर रहा पॉइंट, और सेकंड कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के थ्रू सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसमें फंडामेंटल राइट अटक रहे, बार बार फंडामेंटल राइट लेके आ जाते हैं लोग, की प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन हो रहा है। तो इन दोनों चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कल मैंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया था आपको, लेकिन आज हम उसको कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया, 24th अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है। पहली चीज, उन लोगों ने 31 क्लॉज 2 में जहां जहां कंपनसेशन वर्ड था उसकी जगह अमाउंट वर्ड डाल। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अमाउंट वर्ड डालने के पीछे का क्या लॉजिक। ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डाली गई है, इकोनॉमिक जो टर्म्स होती है ना, टू अवॉइड द फैलेसीज ऑफ द कंपनसेशन, कंपनसेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको खत्म करने के लिए आप 31 क्लॉज 2 में क्या वर्ड डालो, अमाउंट, यानी अमाउंट विल बी गिवन
the principle of amount should be settled and the court will not interfere the adequacy of the amount on the ground of the adequacy of amount. आपने कंपनसेशन की जगह अमाउंट डाल दिया। अब अमाउंट डालने के पीछे का फायदा क्या सरकार? तो इसका पीछे का देखो दो तीन चीजें। पहली चीज, आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। कंपनसेशन का जो मीनिंग होता है, कंपनसेशन एक्चुअली अपने साथ जो मीनिंग कॉनोट करता है, अटैच करता है, वो होती है कि आपको कोई पर्सन डिप्राइव हुआ है उसको पे करना। कंपनसेशन का मतलब ये होता है, जैसे कंपनसेशन के लिए हिंदी में मीनिंग बड़ी अच्छी है, क्षतिपूर्ति। यानी किसी को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो कंपनसेशन के साथ अपने आप ही ये चीज आ ही जाएगी कि आपको वही अमाउंट पे करना है जितनी उसकी क्षति हुई है, जितना जिस लेवल पे उसको नुकसान हुआ है, जिस लेवल पे वो डिप्राइव हुआ है, उस लेवल का आपको पेमेंट करना ही होगा। लेकिन अमाउंट के साथ ये वर्ड कॉनेक्ट नहीं होता है। अमाउंट का मतलब ये नहीं है क्षतिपूर्ति नहीं, अमाउंट का मतलब अमाउंट है। सरकार उसमें ट्रिक खेल रही है एक तरीके से। अच्छा, अमाउंट के साथ और एक चीज है जो इकोनॉमिक्स वाले थोड़ा इसको चीज को अच्छे से समझेंगे। अमाउंट के साथ ये, अब देखो कंपनसेशन के साथ ये क्षतिपूर्ति तुरंत देना पड़ेगा आपको। अमाउंट के साथ इश्यू ये है कि अमाउंट आप कैश और अदरवाइज में भी दे सकते हो। आप कैश भी दे सकते हो उनको, और आप बॉन्ड भी भर के दे सकते हो कि ये बॉन्ड है, ये बाद में आपको मिलते रहेंगे इसके अकॉर्डिंग पैसे। ये चीज है। अमाउंट के साथ एक और एक चीज है, और 31 क्लॉज 2 में भी ये चीज मेंशन नहीं की गई, इसलिए बता रहा हूं। अमाउंट के साथ ये जरूरी नहीं कि वो एडवांस अमाउंट दिया जाए। इसलिए आप देखिए, जो भी प्रिंसिपल जो सेट करती है, वो अमाउंट के भी जो प्रिंसिपल है वो लेजिस्लेचर करेगी आप। लेकिन उन प्रिंसिपल्स को सेट करने के बाद, अच्छा कि जैसे अमाउंट किस वे में देना है, अमाउंट देना है, इसकी कुछ प्रिंसिपल सेट करने के बाद अब अमाउंट कैसे देना है, वो वो जो पावर है वो एक्चुअली इस 31 क्लॉज 2 के थ्रू, ये जो पावर है ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर या डेलीगेट कर दिया लेजिस्लेचर। उन्होंने क्या बोला 31 क्लॉज 2 में, ये जो चेंजेस किए इसका इंपैक्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं। कि आप जब अमाउंट की बात करते हो तो इसका मतलब ये कि लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे अमाउंट देने के। लेकिन ये अमाउंट कैसे देना है, कितने टाइम में देना है, टाइम फ्रेम क्या होगा, कैश के थ्रू देना है, बॉन्ड के थ्रू देना है, कैसे देना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बना रही है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है और उसमें अमाउंट दे रही है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड करने की जो प्रोबेबिलिटी जो है, ज्यादातर इन चीजों को कब चैलेंज किया जाता है, इन चीजों को चैलेंज किया जाता है उस पॉइंट पे कि यार ये टाइम पे नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। तो वो जो टाइम पे नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, ये जो सारी चीजें कैसे मिलेगा, ये जो सारी चीजें ये आपने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी, यानी एग्जीक्यूटिव को। बट लॉ जो है वो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर बनाएगा। तो इस लॉ को इनवैलिड करने की जो चांसेस वो कम हो गए। आप गवर्नमेंट एक्शन को चैलेंज कर सकते लॉ को नहीं, जब आप अमाउंट वर्ड डाल देते। और अब देखो, अब गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है सर ये लॉ बन के आया, अब हम लोग आपको जो अमाउंट है वो देंगे, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हम अपने अकॉर्डिंग देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से दिया जाए। तो वो लोग क्या करेंगे, अब सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या लेती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलती है कि सर ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली हमें पावर दी गई है, एंड वी आर एवरी एक्शन जहां पर फाइनेंस इंक्लूड हो, वहां पर ये जो जो भी फाइनेंशियल एक्शन हमें जो लेना होता है, उस जगह हमें हमारी रिसोर्सेज कैपेसिटी देखनी होती है। रिसोर्स कैपेसिटी क्या है स्टेट की, स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, स्टेट की प्रायोरिटी क्या है, फाइनेंस कहां डिस्ट्रीब्यूट करना। लैंड एक्वायर करना हमारी प्रायोरिटी हो सकता है, लेकिन तुरंत उसके लिए अमाउंट देना वो हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारी हमारी कुछ प्रायोरिटी और सेटल्ड है। जैसे मान लीजिए कि भाई एक कोई हाईवे बना रहा है,
अब हाईवे बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, तो हम अमाउंट देंगे आपको 31 क्लॉज 2 के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए हाईवे बना रहे हैं हम आपको अमाउंट, बिल्कुल लॉ बनाए, उस लॉ के थ्रू हमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है कि अमाउंट हम लोग देंगे, तो हम लोग देंगे आपको। लेकिन ये जो हाईवे बन रहा है ना, तो इस हाईवे में जो ठेका हमने कोई प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। अब प्राइवेट कंपनी को पेमेंट, और हमारे पास, हमारे स्टेट के पास कैपेसिटी है अभी 50 लाख रिजर्व में है, मान लीजिए हमारे पास। तो अब ये जो अमाउंट है, नो डाउट लेजिस्लेचर ने बोला है कि अगर आप हमसे लैंड लेंगे तो हम आपको ये अमाउंट हमें देना, बिल्कुल हम देंगे, आपको चिंता मत कीजिए। लेकिन प्रायोरिटी डिपेंड करेगा ना स्टेट की, स्टेट अपने गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रायोरिटी तय करेगा। हमें ये जो प्राइवेट ठेकेदार इसको पहले देना है, हमारे लिए ये प्रायोरिटी है। लैंड लेना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन अमाउंट किसको पे करना प्रायोरिटी, उनको नहीं जिन्होंने लैंड, जिनसे लैंड लिए, पर उनको जो इस लैंड पे डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको पहले देना होगा, क्योंकि वो तो फिर बोलेंगे हम लोग काम ही नहीं करेंगे। तो आप जो किसान मजदूर वगैरह जिनसे हमने जो जमीन ली है इनको हम देते रहेंगे, आप कहां भाग के जा रहे हैं। दैट इज द थिंग विच वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस बाय 31 क्लॉज। आप देखिए कितना एकदम न्यू, जिसको बोलते हैं कि पूरा गेम ही पलट दिया उन्होंने। आप लॉ को तो इनवैलिड कर ही नहीं सकते, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट को ये बोल, सुप्रीम कोर्ट वो लॉ बहुत अच्छा बनाएंगे और दे देंगे, उनको बोलो कि गवर्नमेंट को अपने हम दे दिए पावर कि वो अमाउंट कैसे देना वगैरह कैसे देना, तो ज्यादा से ज्यादा आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि अमाउंट टाइम पे दो, पर आप लॉ को तो इनवैलिड नहीं कर सकते जो अब तक हो रहा था। तो ये पहला अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया 31 क्लॉज 2 के थ्रू। तो पहले मैं इस पे थोड़ी सी बात करूं, इसी चलिए इसके साथ एक पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 31 इसके क्लॉज 2 की। पालकी वाला साहब और ये 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये पहली चीज इंट्रोड्यूस की। इसके साथ एक और है, चलो वो भी बता ही देता हूँ ताकि क्लियर रहे थोड़ा सा। इसी 25th अमेंडमेंट के थ्रू इस मेजर चेंज के अलावा एक और चेंज किया गया, 31 कैपिटल सी इंट्रोड्यूस किया गया। 31 कैपिटल सी बेसिकली क्या बोलता है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। 31 कैपिटल सी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 31 कैपिटल सी एक नया जो आर्टिकल वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सारे अमेंडमेंट एक्चुअली बैंक नेशनलाइजेशन केस, क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन केस में ये बोला गया था कि आपको कंपनसेशन प्रॉपर देना पड़ेगा, तब उन्होंने बोला कि बार बार कंपनसेशन के लिए लोग आएंगे, अमाउंट वर्ड डाल दो और बाकी देख लेंगे। तो उसको ओवर रूल करने की कोशिश की गई। दूसरी एक चीज, अगेन बैंक नेशनलाइजेशन को ओवर रूल करने के लिए 31 कैपिटल सी इंट्रोड्यूस किया जाता। सुनिए इसको। Notwithstanding anything contained in Article 13, comma, no law giving effect to the policy of the state toward securing the principle specified in Clause B or Clause C of Article 39 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or take away or abridge any of the right conferred by Article 14, 19, 31. सिंपल मीनिंग है, 31 कैपिटल सी में पहले एक चीज ये जो ऐड की गई उस, या 31 कैपिटल से इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें पहली चीज ये डाली गई क्या, कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, उस लॉ का पर्पस ये है कि 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी में जो चीजें लिखी हुई है उसको इंप्लीमेंट कर। 39 क्लॉज बी क्लॉज सी ये बोलता है कि पावर जो है वो कंसंट्रेट नहीं रहनी चाहिए कुछ लोगों के हाथ में, इनकम इनक्वलिटीज वो खत्म होनी चाहिए। ये पॉलिसीज है जो 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखी। तो आप अगर कोई लॉ बनाते हो और वो लॉ इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी आपके लॉ का जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्टली नेक्सस 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी से अगर है, तो वो लॉ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो लॉ अगर दूसरे तरीके से 14, 19 या 31 को अगर कॉन्ट्राडिक्ट भी हो रहा है तो भी वो लॉ ठीक रहेगा। समझ में आया आपको पहली चीज? 31 कैपिटल सी में इम्यूनाइज किया जा रहा है। अब इसी 31 कैपिटल सी में आगे और है, दो लाइन और है, वो सुनिए। एंड नो लॉ, ये सेम ये वाला लॉ, एंड नो लॉ कंटेनिंग a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it doesn't give effect to such policy. अब क्या बोले, साथ में इस लॉ के थ्रू एक डिक्लेरेशन किया जा रहा
31 कैपिटल सी में ये बोला जा रहा है कि जो लॉ जो बना रही है स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो भी, जो 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी को इफेक्ट में लेके आ रही है और वो 14/1931 के साथ इनकंसिस्टेंट अगर है तो उस लॉ को ठीक माना जाएगा। लेकिन साथ में वो ये बोल रहा है कि इस लॉ में एक डिक्लेरेशन भी किया जाएगा। एक डिक्लेरेशन क्या है? वो डिक्लेरेशन ये है कि इस लॉ को, कि ये जो पर्टिकुलर जो लॉ है इसको आप किसी कोर्ट में इस बेस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये लॉ इन पॉलिसीज को इफेक्ट में लेके नहीं आए, यानी जुडिशरी को फिर से रोकने की कोशिश की जाए। पहला पॉइंट ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं। आप इस कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस लाना चाहते हो, उसके लिए आपने बोल दिया कि अगर कोई लॉ है वो 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी को इफेक्ट में लाने के लिए अगर लाया जा रहा है तो वो लॉ आर्टिकल 1931 या फिर 14 के अगेंस्ट भी है तो भी वो चलेगा। और ऐसे लॉ को हम लोग डिक्लेयर करते हैं 31 सी के थ्रू, ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट, तो ऐसे लॉ को आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसके बारे में आपको और बताऊंगा आगे, पहले ये इतना समझ लीजिए, ये 29th अमेंडमेंट। ठीक है, अब इश्यू क्या था? पालकी वाला साहब ने सीधा सीधा बोला ब्लैंक चार्टर है पार्लियामेंट को। आपने 24th अमेंडमेंट एक्ट और 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यू आर गिविंग अ ब्लैंक चार्टर टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है। कंपनसेशन, आप किसी को डिप्राइव कर रहे हो प्रॉपर्टी से तो उसी समय कंपनसेशन देना चाहिए आपको। आप ये अमाउंट अमाउंट का खेल खेल रहे हो while using your amending power in a derogatory manner। you are again, पालकी वाला साहब ने बोला, you are again derogating the supremacy of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कंपनसेशन की बात कर रहा था, उसको हटा के आप अमाउंट लेके आ गए। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को एक इंपॉर्टेंट जगह दी गई थी, उसको ओवरराइड करने के लिए डीपीएसपी को ओवरराइड करवा रहे हो। तो आप जो एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में फंडामेंटल राइट की सैंक्टिटी मेंटेन रहे, ये बेसिक फीचर है। आप इन बेसिक फीचर को ओवर रूल कर रहे हो इनके, पालकी वाला साहब ने। और सिरवई साहब का पॉइंट ये था कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला हम सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर लेके आ सकती है, और स्टेट जब लेजिस्लेचर लेके आ रही है तो उसमें कंपनसेशन की जगह अमाउंट भी डाल सकती है। एटलीस्ट हम दे तो रहे ना कुछ ना कुछ, ये उनका पॉइंट था। कुछ ना कुछ तो दे रहे, वी आर नॉट डिवाइडिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट रीफ्रेजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कंपनसेशन वर्ड हटा थोड़ी रहे, मतलब कंपनसेशन की जगह दूसरी नई चीज लेके आ रहे, कुछ ना कुछ तो दे रहे। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हम नहीं जा रहे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये उन्होंने ये बोला कि जो एक्चुअली 14/1931 क्या, ये एक रेस्ट्रिक्शंस है इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हमें करनी उस पे ये रेस्ट्रिक्शंस है, तो वी आर जस्ट रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस, वी आर नॉट रिमूविंग द सैंक्टिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट। हम ऐसा थोड़ी कि फंडामेंटल राइट्स को ऑल टुगेदर हटा रहे हैं, हम तो इन मैटर्स में बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा साइड लाइन करो। अब सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला ये जो 31 क्लॉज 2 जो था, अमाउंट वाला जो पॉइंट जो ये पूरा था, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने बोला कि आपकी बात ठीक है, 31 क्लॉज 2 में हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत है। उन्होंने बोला कि आप पहले हम लोग इंटरफेयर कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन पे, आपने वो सारी चीज हटा के अमाउंट डाल दी, और अभी आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम अमाउंट, एडिक्वेसी ऑफ अमाउंट है वो भी हम ना देखें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी बात, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होगी, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने अमाउंट ठीक है आप लेके आ गए, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। आप लोगों की जो धूर्तता है, जो कनिंगनेस है, वो कैसे दिखेगी वो मैं बताता हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, उसमें लैंड एक्वायर की,
और उसमें बोला कि अब स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको अमाउंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कब कितना अमाउंट देना है और कैसे देना है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने मान लीजिए वो लैंड एक्चुअली उसकी वैल्यू थी 50,000 किसी पर्सन से ली पब्लिक पर्पज के लिए। अब उसका अमाउंट फिक्स किया। अमाउंट फिक्स करते समय उन्होंने जो प्रिंसिपल रखे, पैटर्न रखा, मेथोडोलॉजी रखी, वो क्या रखी, वो ये रखी कि आप बिल्कुल 50,000 है, हम 50,000 देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये 50,000 कैसे देंगे आपको, हम आपको साल का 500 रुपए देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। अमाउंट इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है। कंपनसेशन विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में देना होता है। अमाउंटमेंट के लिए आप लंबे लंबे टाइम रख सकते हो, तो सरकार रखेगी लंबा टाइम और क्या बोलेगी, 500 रुपए पर महीने के हिसाब से हम आपको इंस्टॉलमेंट में 50,000 पे कर देंगे। अब 500 रुपए पर, मान लीजिए पर मंथ के हिसाब से कितना हुआ, यानी तकरीबन तकरीबन आपको 10 साल और लगेंगे वो 50,000 देने के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो आप सामने वाले आदमी को 500 पर मंथ दे रहे हो, क्या फायदा उसको। और दूसरी चीज ये है, आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर रहे हो कि 2 या 3 या 4 साल के बाद आपने शुरू में अमाउंट तो फिक्स कर दिया, उसका पैटर्न फिक्स कर दिया, उसका प्रिंसिपल फिक्स कर दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो लैंड है वो 2 या 3 साल बाद, अभी आपको 10वें साल में एक्चुअली आप पूरा उसको अमाउंट दोगे, लेकिन दूसरे या तीसरे या चौथे साल के बाद उस लैंड की कीमतें तो बढ़ रही है ना। तो जो कीमतें बढ़ रही है नहीं, उसका जो फायदा है कीमत बढ़ने से वो तो सरकार ले रही है, वो उस फायदे का कुछ पार्ट उस आदमी को भी तो मिलना चाहिए जिससे आपने लैंड ली। आपने पूरे अमाउंट भी नहीं दिए, लेकिन उससे होने वाला जो फायदा है वो आप उठाना शुरू कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है, ये इल्यूजरी आर्बिट्रेरीनेस है आपके जो प्रिंसिपल्स फिक्स करने में। इसलिए सरकार ने बोला कि ठीक है, आपका ये आर्टिकल है ऐसे रहने दीजिए, इसमें हम इसको हम वैलिड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगेन, जो बैंक नेशनलाइजेशन में हमने बोला, जो वेला रेजू में बोला, वो चीज हम फिर से अफर्म करते हैं कि वी हैव ए राइट टू सी दैट देयर शुड नॉट बी illusory principles, there should not be arbitrariness in fixing the principle for fix in mandate making the principle for fixing the amount। अगर आप अमाउंट फिक्स करते समय जो प्रिंसिपल्स बना रहे हो, इस तरह के फालतू प्रिंसिपल्स बनाओगे तो हम लोग इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो ये 31 जो क्लॉज 2 था, इस पे उन्होंने क्लियर कर दी कि वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे रहने दीजिए, लेकिन क्वालिफिकेशन डाल दी, वी विल इंटरफेयर। इल्यूजरी और आर्बिट्रेरीनेस दिखी तो हम लोग इंटरफेयर करेंगे। सो एक तरीके से जुडिशियल जो इंटरफेरेंस है, भले ही थोड़े मैटर में हो, लेकिन है 31 क्लॉज 2। अच्छा, ये जो दूसरा ये जो पॉइंट था अभी जो डीपीएसपी वाला, उसमें कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इस कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लॉज बनाइए जो डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए, स्पेसिफिकली 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी को इफेक्ट में लाने के लिए जरूरी है, ऐसे लॉज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसे लॉज पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ रही है 14, 19 और 31 के थ्रू, तो उस मैटर में भी आपका लॉ वैलिड रहेगा। ये चीज आपने 31 कैपिटल सी के फर्स्ट पार्ट में कही है, तो ये फर्स्ट पार्ट भी ठीक है, हम इसके पीछे के इंटेंशन को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर सच में आपका लॉ, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सच में आपका लॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो सच में 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी की जो पॉलिसीज है उसको इफेक्ट में लेके आ रहा है, सच में ही अगर ये काम कर रहा है, तो हम 14, 19 और 31 की जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको साइडलाइन कर देंगे। हम लोग कह देंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका लॉ ठीक है। अगर आपका सच में इंटेंशन है और उस इंटेंशन को अचीव करते समय अगर 14, 19, 31 आपका रोड़ा बन रहा है, तो हम सच में 14, 19, 31 को साइडलाइन कर देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट में, कि 31 कैपिटल सी का जो फर्स्ट पार्ट है, विच सेज that if any law is implementing the 39 clause B and C, that would not be challenged on 14, 19, 31, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने जो सेकंड पार्ट था जिसमें आप अपने आप को
कंक्लूसिव स्टेटस में लेके आके जो पार्लियामेंट ये डिक्लेयर ही कर रही है कि दैट सच लॉज विल नॉट बी चैलेंज, दैट दीज लॉज आर नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। उसमें आप ये डिक्लेयर कर रहे हो एक तरीके से कि इन लॉज को इस बेस पे चैलेंज नहीं कर सकते आप कि ये लॉ 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इस पे चैलेंज नहीं कर सकते आप, ये आपने डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने बोला ये गलती किया आप, ये इस लेजिस्लेचर ये डिक्लेयर कभी नहीं कर सकता पहले से ही कि हमारा जो लॉ है एकदम ठीक है और इसको इस पॉइंट पे चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला कि आपकी बात हम लोग स्वीकार करते हैं, आप सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहते हो, आपका अगर इंटेंशन ठीक है तो आप एक ऐसा लॉ लेके आइए जो 39B(c) को इफेक्ट में लेके आ रहा है। आपके उस लॉ का कंटेंट अगर सच में ऐसा दिखेगा जो 39 क्लॉज बी और सी को इफेक्ट में लेके आ रहा है, तो उस केस में 14/1931 की जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हम साइडलाइन कर देंगे। लेकिन हम लोग चेक तो करेंगे इस लॉ को, आप हमें चेक करने से रोक नहीं सकते। वी विल चेक द लॉ। और अगर चेक करने के दौरान हमें ये पता चला कि सच में ये लॉ 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी की जो पॉलिसीज है उसको तो इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहा है और कुछ और ही अगर कर रहा है, तो हम उस लॉ को, ये जो जुडिशियल इम्यूनिटी जो आप दे रहे हो ना 14/1931 से, वो इम्यूनिटी नहीं देंगे। तब हम उस लॉ को 14, 19 और 31 के टच स्टोन पे टच करेंगे और टेस्ट करेंगे, और अगर 14, 19 और 31 के अगेंस्ट हुआ तो उस लॉ को हम इनवैलिड। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जुडिशियल प्रोसेस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यू कैन नॉट डिक्लेयर योरसेल्फ। लेजिस्लेचर जब इस सेकंड पॉइंट पे बोल रहा है कि नो, ये जो 31 क्लॉज सी जो है उसके जो सेकंड पार्ट में वो क्लियरली अपने आप को एक एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं। क्या डिक्लेरेशन है? नो लॉ कंटेनिंग a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it doesn't give effect to such policy। आप एक लॉ बनाते हो और उसमें अगर आप ये लिख भी देते हो, अगर लिख भी देते हो, डिक्लेयर करते हो कि हमारा ये जो लॉ है ये 39B और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो लिखा है वो सच है। आप तो लिख तो कुछ भी सकते हो, आपका कंटेंट सच में प्रैक्टिकली इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे। वी कैन इंटरफेयर ओवर। इसलिए कोर्ट ने बोला कि जो 39 क्लॉज बी और क्लॉज ये जो आपने सॉरी 31 कैपिटल सी जो है ये जो इंक्लूड किया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड पार्ट में जो आप हमें रोक रहे हो ना, फर्स्ट पार्ट ठीक है आप सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कीजिए, लेकिन जो सेकंड पार्ट में आप बोल रहे हो ना, ये जो धूर्तता दिखा रहे हो कि हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग 39B, हम लोग इस लॉ से जो आम जनता है उस तक पूरा वो पहुंचेगा। आपने मान लीजिए एक लॉ बनाया उसमें ये डिक्लेयर कर दिया कि इस लॉ का पर्पस क्या है, इस लॉ का पर्पस ये है कि आम लोगों तक भी जो कॉमन गुड्स है वो पहुंचेंगे। अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सच में उस लॉ में क्या हो रहा है कि वो जो कॉमन गुड्स है वो सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंच रहे हैं, नॉट सब लोगों तक अगर नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब ये 39B और क्लॉज सी को तो इफेक्ट में नहीं लेके आ रहा है, भले ही आपने डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इस एक्ट को चेक करेंगे और उस एक्ट को 14/1931 के अगर अगेंस्ट है तो उस लॉ या एक्ट को हम इनवैलिड कर सकते। तो 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सॉरी 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो दो चीजें थी, पहली ये जो अमाउंट वाला जो पार्ट जो 31 आपके क्लॉज 2 में जो ऐड किया गया था उसको वैलिड किया, लेकिन उस पर क्वालिफिकेशन डाल दी कि कोर्ट तो आएगी। 31 कैपिटल सी का जो फर्स्ट पार्ट था उसको भी वैलिड रखा है, सेकंड पार्ट को भी वैलिड रखा है, लेकिन उसमें एक क्वालिफिकेशन ये डाल दी कि कोर्ट विल इंटरफेयर। ठीक है। सो ये बेसिकली जो एक एक तरीके से पूरा कहा जाए तो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, तो 24th को भी वैलिड रखा, 25th को भी वैलिड रखा। ठीक है, लेकिन सबके साथ क्वालिफिकेशंस डाल दी, जुडिशियल क्रिएटिविटी, जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग। जुडिशरी अपने हिसाब से पॉलिसी, जुडिशरी वैसे पॉलिसी बना नहीं सकती, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग का एक एग्जांपल है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर और अपनी जो है जुडिशियल जो होना चाहिए कि जुडिशियल जुडिशरी जो एक्टिविज्म है उसको बनाए रखने के लिए, और एक्टिविज्म की बात नहीं तो रियल जो जुरिस्डिक्शन है वो बनाए रखे।
सो ये बेसिकली केशवानंद भारती का जो इसको हम बोले ना कि एक वो बेसिक जो क्रक्स है वो ये है। ठीक है, आज यहीं पे हम लोग इसको खत्म करते हैं।